नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस ऑनलाइन क्लास में। तो साथियों, अपने आज जो वीडियो लेके आए हैं ये एक स्पेशल क्लास है। और इस क्लास में हम जो साथी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में जो साइंस बैकग्राउंड से है यानी साइंस से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साइंस में जो फिजिक्स जो का जो पार्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो हम लेके आए हैं। और फिजिक्स में अपना जो आज का जो विषय है वस्तु रहने वाला है, वो अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है विद्युत धारा। क्या रहने वाला है? विद्युत धारा। तो आज की क्लास में हम विद्युत धारा चैप्टर जो है स्थिर विद्युत की जो है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने का मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आरबीएससी या एनसीईआरटी बुक से बनते हैं, कुल मिला के मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में दिए हैं। और यहाँ से अपने ये क्वेश्चन देखने में आपको लगेंगे कि बहुत ही मतलब इस तरह के लेवल के क्वेश्चन हैं, और ये भी लगेगा कि आप क्वेश्चन थोड़े कम लेके आए, लेकिन कम क्वेश्चन में मैटर आपको ज़्यादा मिलेगा। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको बिल्कुल ये फील होगा कि इसके अंदर अपने क्वेश्चन भले ही अपने कम हैं, लेकिन जो डाटा इसके अंदर मिलने वाला है, जो कंसेप्ट आपको मिलने वाला है, वो काफ़ी सारा मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। जो आपका स्थिर आवेश है, आपका जो बॉडी जो है, जो चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, तो वो चार्ज क्या आपका जनरेट करेगा। तो सबसे पहले तो हम आवेश की अगर चर्चा करें तो आवेश जो है, सबसे पहले आवेश के बारे में बताने वाला व्यक्ति जो था उनका नाम क्या था? आप कहोगे सर थेल्स था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? एम्बर नामक पदार्थ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो ये कागज के टुकड़े और जो भी घास फूस था उसको अट्रैक्ट करने लग गया, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक है ना। उसी से आपके जो है आवेश के बारे में बात करते हैं। और आवेश कहते किसको हैं? आवेश एक ऐसा गुण है किसी भी पदार्थ का जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आवेश को दो भागों में बांटा जाता है। ये कह सकते हो आवेश को दो प्रकार में बांटा जाता है। दो प्रकार होते हैं, एक तो धनावेश होता है और एक होता है आपके ऋणावेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और ये जो बांटा था उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इन्हीं के नाम पे आवेश का सीजीएस मात्रक रखा गया था। ठीक है ना। तो आपको जैसे पता होगा आवेश जो है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। तो यहाँ पे आवेश की तीन अवस्थाएं होती है। आवेश की तीन अवस्थाएं होती है। पहली कंडीशन V इक्वल्स टू जीरो होता है, दूसरी कंडीशन में A इक्वल्स टू जीरो होता है, और एक में क्या होता है? V नॉट इक्वल्स टू जीरो और V नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। यानी ये आपकी फर्स्ट केस है जिसमें आवेश स्थिर है, यानी वेग जीरो होगा, आवेश जो गति नहीं कर रहा है, यानी स्थिर आवेश की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? जो फर्स्ट है ये आपके स्थिर आवेश की चर्चा कर रहा है। पहला किसकी बात कर रहा है? स्थिर आवेश की। ठीक है। दूसरा जो है A बराबर जीरो है, यानी इसका त्वरण जीरो है लेकिन वेग जीरो नहीं है। V नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यानी त्वरण जो है वो तो जीरो है, यानी त्वरित गति नहीं कर रहा है, गति कर रहा है। और तीसरा है इसके अंदर जो वेग है और जो त्वरण है दोनों ही जीरो नहीं है, यानी ये त्वरित गति कर रहा है, त्वरण कुछ ना कुछ है। तो अगर आपका आवेश स्थिर है तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको जनरेट करता है। ये बात अपने को क्या रखनी है जी? याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें, जो त्वरण है वो जीरो हो, यानी आवेश गति कर रहा है लेकिन त्वरण जीरो हो, यानी वो त्वरित गति ना करे, बिना किसी त्वरण की गति करे, एक समान वेग से गति करे। इसको क्या बोल सकते हो? एक समान वेग से क्या करे वो गति। तो वो क्या जनरेट करेगा? वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को जनरेट करेगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। अगर वो त्वरित गति कर रहा है, क्या कर रहा है? त्वरित गति, असमान त्वरण से या असमान वेग से गति कर रहा है,
तो वो विद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा, और इसके साथ साथ में आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन भी करेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन कब करेगा? वो जब असमान वेग या त्वरण से गति करे, यानी जब त्वरण और वेग दोनों ही जीरो न हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका, ये केवल और केवल चर्चा कर रहा है किस पे? केवल स्थिर आवेश की, यानी कि v इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन। इस कंडीशन में आवेश जो है केवल और केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल चुंबकीय क्षेत्र यहाँ नहीं आएगा आंसर। ये आंसर भी आता है, कब आता है? जब वो त्वरित गति करे। कौन सी गति करे? त्वरित गति। आशा करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप इसमें अपनी समस्या को लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? किसका? विद्युत क्षेत्र का। पहले तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पे या तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो जो क्षेत्र है, ये एरिया जो है, ये एरिया क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी विद्युत क्षेत्र होगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, या क्यू लिख लो। और इसका जो मात्रक बनेगा यहाँ से, वो बनता है न्यूटन पर कूलम। और इसके अलावा इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम, ये दोनों ही आंसर होते हैं। न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, लेकिन जूल पर कूलम नहीं होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, अभी हमने चर्चा की कि वो जो आपके एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। क्या आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम। तो कूलम जो है वो एसआई मात्रक नहीं है, तो यहाँ से एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और कूलम की जगह क्या लिख सकते हैं? कूलम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एम, जो आपका I बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी होता है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? IT आ जाएगा, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड आ जाता है। एम्पियर इंटू सेकेंड आ जाता है। वैसे अपने इसके अंदर जो है न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कूलम लिखा जाता है। तो यहाँ से अपना ऑप्शन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। इसके अलावा इसको सिंप्लीफाई करके और भी बनाया जा सकता है, क्योंकि एम्पियर सेकेंड को ही कूलम बोलते हैं, तो ये एसआई मात्रक ही है किसका? आवेश का। तो अपना आंसर यही बनेगा, न्यूटन पर कूलम। फिर एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या है? अब बात करें एप्सिलॉन नोट की, तो एप्सिलॉन नोट क्या होता है? आप कहते हो कि कूलम का जो नियम है वो होता है एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहाँ के जो है वो क्या होता है? नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू निर्वात के अंदर होती है 1/4 बाई एप्सिलॉन नोट। बिल्कुल यही होती है ना? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होती है। तो यहाँ से हम देखें तो एप्सिलॉन नोट का क्या बनेगा? 1/4 पाई के बनेगा। क्या बनेगा? 1/4 पाई के बनेगा। तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से देखें तो के बराबर क्या बनेगा? एफ आर स्क्वेयर अपॉन Q1 Q2। तो यहाँ से अपने के का मात्रक निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। तो ये जो है ये 1/के है, यानी 4 पाई का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो एप्सिलॉन नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/के है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। तो कुल मिला के अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा होगा?
कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स पावर 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ओके। और के का जो मान है वायु या निर्वात के लिए कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और मात्रक आ जाएगा इसका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो ये क्या कह रहा है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कि एक आवेश आपका Q है 1 और एक आवेश है Q2 और इनके बीच की जो दूरी है वो है R। तो इनके मध्य लगने वाला बल जो है वो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। और फोटोकॉपी है ये नियम किसका, कूलम्ब का नियम किसका फोटोकॉपी है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, जो कि न्यूटन ने दिया था। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। फिर अच्छा, इसके अलावा देखो एक चीज़ और देख लो साथ में कि जो फैराडे है ये आपके किसके बारे में बताता है, विद्युत प्रेरण के बारे में बताता है। लाप्लास जो है वो 11th क्लास में आपने ध्वनि के बारे में आपके जो पढ़ा था। गॉस जो है वो क्या बताता है कि विद्युत फ्लक्स की जो मात्रा है, जो विद्युत फ्लक्स है उसके बारे में बताता है। और विद्युत फ्लक्स जो फाई ई है वो आपके कुल परिबद्ध आवेश और एप्सिलॉन नोट का रेशियो होता है, यानी कुल आवेश हो और 1/एप्सिलॉन नोट के गुणनफल के बराबर होता है। ये गॉस का नियम है, ये गॉस भी बोलते हैं। आगे जो है वो है आपके पास में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, या इसको ये भी लिखा जा सकता था कि इलेक्ट्रॉन जो है या आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा परिभाषित है। आवेश का क्वांटा कितना परिभाषित है, किसके इक्वल है, ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परिभाषित है और जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से आंसर देख सकते हो आप, कौन सा हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है 9.1 गुणा 10⁻31, ये केजी में आएगा। और ये जो है ये आपके एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलो। ठीक है ना। इसके अलावा सर और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इसमें हो सकता है वो है कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 1837 से, तो ये इक्वल होगा मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इधर लिख देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद 1837 टाइम्स। तो ये आपका रिलेशन याद रखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धातुओं का पराविद्युतांक होता है, पराविद्युतांक यानी कि आपकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है धातुओं के लिए जो है वो कितना होता है, अनंत होता है। यानी जो भी आपकी कंडक्टर है, जो भी कंडक्टर होते हैं मटेरियल, उनके लिए ये कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है यानी डी है वो आपका करेक्ट होगा। अब एक किसका होता है, एक होता है वायु का या निर्वात का, वायु का या निर्वात का होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिएगा, ये कह रहा है 1/4 एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि के नियतांक था जो कि 1/4 एप्सिलॉन नोट के बराबर था, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। और मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्लस पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9 के बराबर होती है। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, बिल्कुल आगे है 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट आवेश कितने कूलाम के बराबर होता है। देखो जो आवेश है इसका जो आपके सबसे पहले तो SI मात्रक की बात करें, कौन से मात्रक की बात करें, SI मात्रक की। तो SI मात्रक इसका होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको अपने लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। अगला मात्रक होता है सीजीएस। सीजीएस मात्रक इसका होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, या इसको ही बोला जाता है फ्रैंकलिन। मैंने अभी बताया था कि इसके फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे है। और एक जो ईएसयू है या एक फ्रैंकलिन जो है, सॉरी, ये आपका एक गुलाम के बराबर कितना होता है, स्टेट गुलाम के अगर अपने कन्वर्जन देखें तो एक गुलाम में कितने स्टेट गुलाम होते हैं, इसको स्टेट गुलाम भी बोलते हैं। ईएसयू को क्या बोलते हैं, SAT स्टेट गुलाम भी बोलते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखें, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट है ये। और एक गुलाम जो होता है आपका, एक गुलाम, इसमें 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट या स्टेट गुलाम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर 9 के लिए एक गुलाम हो जाएगा। इसके अलावा और भी मात्रक होता है क्या, सबसे बड़ा मात्रक अगर अपने देखें, बड़ा मात्रक, तो वो होता है आपके फैराडे। फेरेड नहीं होता, फैराडे होता है। और एक फैराडे के इक्वल होता है 96,500 कूलाम। कितना होता है, 96,500 कूलाम। एक मात्रक और होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। ESU है वैसे, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है ये होता है एब कूलाम। क्या होता है, एब कूलाम। और एब कूलाम अगर देखें तो 1 कूलाम में 1/10 एब गुलाम होते हैं, एब गुलाम होते हैं, याद रखें। यानी 1 एब गुलाम इक्वल 10 गुलाम होता है। आप ये कन्वर्जन भी याद रखें, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी चालक से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। कितने, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो आवेश कितना होगा। तो जैसा कि आवेश का क्वांटा परिभाषित है तो वहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू NE, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E आवेश, E का मान फिक्स अपने पास में था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम था। तो यहाँ से क्या बनेगा, कितना आवेश होगा, तो Q बराबर आ जाएगा, N कितने हैं, 10 की पावर 6, गुणा कर दो आप 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 6 प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -13 गुलाम। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 है, यही आपका आंसर होगा। ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपका मास भी पूछा जा सकता था कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ। तो द्रव्यमान किसके बराबर होगा, कि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम होता है। तो यहाँ से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो आप लिखोगे 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन गुणा 1 का आवेश कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 में से 6 अगर आप माइनस कर देते हैं तो 10 की पावर बच जाएगी माइनस में, कितनी बच जाएगी आपके पास, 25 बच जाएगी। और आंसर आएगा किलोग्राम में। इतना द्रव्यमान जो है वो बच जाएगा। ये स्थानांतरित कितना हुआ, इतना स्थानांतरित हुआ, बचा गया नहीं, इतना स्थानांतरित हुआ, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये भी एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी चालक पर 9.6 गुणा 10 की पावर 26 गुलाम आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए। तो आवेश आएगा, यानी आवेश में आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो Q इक्वल्स टू आपके पास NE होता है।
क्यू का मान आपको दिया हुआ है 9.6 गुणा 10 की पावर 26 बराबर एन का मान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ई का मान फिक्स होता है, क्वांटा जो है आपके चार्ज का ये होता है। और वैल्यू जो आएगी एन इक्वल कितना आ जाएगा 9.6 गुणा 10 की पावर 26 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, यही आएगा आपके पास में। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो पावर को देख लेते हैं। n इक्वल 10 की पावर 26 में से 19 घटानी है आपने। कितनी घटानी है 19। अगर 20 घटा देते तो 6 बच जाती है, एक एक्स्ट्रा बचेगी यानी 6 की यानी 7 बच जाएगी। और इंटू ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, तो 16 से ये कितने टाइम कटेगा आपके 6 टाइम कटेगा मेरे हिसाब से। तो ये आ जाएगा 6। तो 6 गुणा 10 की पावर सॉरी ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी जी प्लस की हो जाएगी। तो 26 और 19 पावर क्या हो जाएगी प्लस में, तो ये हो जाएगी आपके 5 3 और 4 45। कितनी हो जाएगी 45। माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया। यानी पावर जो है ये पहले माइनस की थी, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 45। तो 6 गुणा 10 की पावर 45 जो है वो आपका आंसर आएगा। 6 गुणा 10 की पावर 45। ठीक है, ये आपके 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखो आप, ये है यदि ओके ये प्रश्न अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। मान लो पहले आपके पास जो बल लग रहा था वो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लग रहा है। कब लग रहा है, जब आपके दो आवेश Q1 और जो Q2 है इनके बीच की दूरी जो है वो R है। ठीक है, और इनके मध्य बल ये लग रहा है। अब क्या कह रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी दुगनी कर दी, यानी पहले आवेश तो वही रहेगा Q1 और Q2 और दूरी जो है वो R की जगह 2R हो गई। तो कंडीशन ये बनेगी F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी F इक्वल बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा 4R स्क्वायर। तो अब आपके पास में अगर देखोगे ध्यान से तो के Q1 Q2 अपॉन R ये किसकी वैल्यू आपके पास, ये आपके F की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है, ये F की वैल्यू है। ये जो आपके पास वैल्यू है ये किसकी वैल्यू F की। तो यहाँ से आपके पास में क्या बनेगा, F इक्वल ये बन जाएगा 1/4F बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1/4F, यानी 1/4 गुना जो है वो बल हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 6.4 गुणा 10 की पावर 6 कूलाम आवेश पर 2 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बल लगता है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर F अपॉन Q था, यही था ना। अब आप यहाँ से अगर देखेंगे ध्यान से तो आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो। ये किसका मान है, ये तो कूलाम आवेश है यानी ये Q का मान है। ये बल लग रहा है यानी F का मान है। E का मान क्या आएगा, E बराबर आ जाएगा F का मान रखो पहले तो 2 गुणा 10 की पावर 4 और डिवाइड में आ जाएगा 6.4 गुणा 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर हो जाएगी 6 और 4 10, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 20। तो 20 गुणा 10 की पावर 10/64। अगर 2 से कट करें तो ये आ गया 10 और ये आ गया आपके 32। फिर से कट करो, ये आ गया 16 और ये आ गया आपके पास 5। मैं आराम से कट कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक जीरो यहाँ से इधर अपने ले लें तो ये आ गया 50 गुणा 10 की पावर 9 और डिवाइड में आ जाएगा 16। डिवाइड में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 50 में अगर 16 इसका डिवाइड करते हो, मैं पूरा करके दिखा देता हूँ आपको। 3 पे जाएगा 48 आएगा, 2 बच गया आपके पास में, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 1 पे जाएगा। तो कुल मिला के 3.12 10 की पावर कितनी आ रही है 9 आ रही है प्लस की। तो एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखो, अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे
वो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 अभी जो किया उसी का एक अपडेटेड रूप है। अब की बार आपको आवेश दिया है और विद्युतीय क्षेत्र भी दिया हुआ है, यानी ये E का मान दिया हुआ है और ये आपको Q का मान दिया हुआ है, F का मान निकालना है। तो E बराबर होता है F अपॉन में Q, तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा QE। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। Q कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू में E का मान है 3 इंटू 10⁻4 इक्वल्स टू आ जाएगा F, इक्वल्स टू आ जाएगा F, बिल्कुल F आ जाएगा। यहाँ से पावर ये माइनस किया ये प्लस किया तो ये बच जाएगी 10⁻⁻2 और 4 3 कितना होता है 12 होता है। तो 12 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन जो है फोर्स लगेगा। लेकिन क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है सर। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं 12 10⁻⁻2 है तो 12/100 बराबर क्या लिख सकते हैं F लिख सकते हैं। तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो ये बन गया 1.2/10 और इस 10 को ऊपर लाओगे तो गुणा में 10⁻⁻1 तो 10⁻⁻1 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका इजी था। अगला तो इजी है, निम्न में से अदिश राशि बतानी है। विद्युत धारा, अनुगमन वेग, सभी धारा घनत्व। तो वेग आ गया, ये तो आपकी कौन सी राशि होगी जी? सदिश राशि होगी। तो सभी वाला तो कट ही गया। अब आपको पता है सीधा सीधा वैसे भी विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि होती है, क्योंकि ये सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती। धारा घनत्व भी क्या होता है आपका? सदिश होती है, यानी कि करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। ये अपने आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। कूलाम प्रति सेकंड, सेकंड के ऊपर -1 है, तो कूलाम प्रति सेकंड को निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? तो ये आप देखो किसके बराबर होता है। तो आपने देखो ये कूलाम और सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर Q है और नीचे क्या है? टाइम है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? आई का फॉर्मूला होता है। तो ये आपके पास में कूलाम प्रति सेकंड है, तो ये आई किसका? आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इस तरह से भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज अपने कुछ क्वेश्चन जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के थे वो अपने कंप्लीट किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके ग्रेड सेकंड के लिए और थर्ड ग्रेड के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, वो अपने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे। आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने कौन सा लेके आएँ, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप बोले 11th का कोई टॉपिक, 12th का कोई टॉपिक या यूजी का कोई टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो, वो आप टॉपिक का मुझे रिकमेंड करें, ताकि हम उसके ऊपर क्वेश्चन लाएं और सॉल्व करें, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है अभी लेटेस्ट सेकंड ग्रेड जो अभी एग्ज़ाम है उसमें हेल्प हो सके, और आगामी जो भर्ती है जो आपके थर्ड ग्रेड की उसमें भी हेल्प हो सके। ये जो क्लास है वैसे आपके जो लैब असिस्टेंट के जो साथी हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।